राजनीतिक पारी खेलने के बाद राष्ट्रपति रहते हुए भी उनकी बातें और उनकी जिंदगी से जुड़े कई किस्से आज याद आते हैं। दरअसल कल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसके बाद से ही लोग दुआएं भी कर रहे थे, डॉक्टर्स प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी को बचाया नहीं जा सका। बीते कुछ दिनों में प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखी जा रही थी और फेफड़ों में जो इन्फेक्शन था वो सबसे बड़ी दिक्कत का सबब बना हुआ था और यही समस्या उनकी सेहत में सुधार के लिहाज से आड़े आ रही थी। डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम लगातार जुटी हुई थी उन्हें बचाने के लिए और वो पिछले दिनों कोमा में थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया था, लेकिन प्रणब मुखर्जी को बचाया नहीं जा सका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने ट्वीट कर यह दुखद जानकारी दी है। पूर्व राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। भर्ती के दौरान की गई जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद फेफड़ों में संक्रमण भी हो गया, उनके गुर्दे भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे और यही वजह रही कि पिछले 48 घंटे बेहद ज्यादा अहम हो गए थे और लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी। अब से कुछ ही देर पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। अपने सियासी जीवन काल में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, कांग्रेस के मुख्य स्तंभकार रहे। साल 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे थे प्रणब मुखर्जी और इस कोरोना काल में एक और दिग्गज का निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी देश के पूर्व राष्ट्रपति 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। पिछले 48 घंटे में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। लगातार एक डॉक्टर्स की विशेष टीम निगरानी कर रही थी, उन्हें बचाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन वो कोमा में थे, गुर्दे भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे और जब कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो गई थी उसके बाद उनके फेफड़े में भी संक्रमण हो गया था। तबीयत लगातार नासाज थी, बिगड़ती जा रही थी, कोशिश लगातार जारी थी, दुआएं भी की जा रही थी, लेकिन इस देश में सियासत का एक और महानायक अस्त हो गया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। कोरोना काल में एक और दिग्गज हम सबको छोड़कर चले गए। इस वक्त की दुखद खबर। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक दिलीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हम सबको अलविदा कह चुके हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, कांग्रेस के मुख्य स्तंभकार रहे। श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द मैं चाहूंगा आप कहें कुछ। देखिए, जहां तक प्रणब मुखर्जी का सवाल है, दादा के रूप में उनको उनके चाहने वाले, उनके मित्र, पॉलिटिकल जो उनके समकक्ष लोग हैं वो जानते रहे हैं और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे समय समय पर एडवाइस लेते रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जब अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए तो सबसे ज्यादा जो सहयोग उनको विपक्ष के नेताओं में मिला वो प्रणब मुखर्जी उसमें सबसे ऊपर हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रणब मुखर्जी को पार्लियामेंट या पॉलिटिकल सिस्टम का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता रहा है और वो अक्सर उनके बारे में ये कहा जाता था कि इनके पास जो भंडार है वो दुनिया के तमाम नेताओं को भी अगर मिला दिया जाए तो वो उससे ज्यादा समझ, उससे ज्यादा याददाश्त प्रणब मुखर्जी की है। और मुझे एक पत्रकार के रूप में
प्रणब मुखर्जी के जो पूरा उनका संसदीय जीवन था उसको कवर करने का नजदीक से अनुभव मिला। राष्ट्रपति भवन में भी मुझे एक पत्रकार के रूप में उनसे अक्सर उनसे बातचीत करने का मौका मिला जी। और मैं उन पत्रकारों में शामिल हूं जो विदेश मंत्री के तौर पर जब प्रणब मुखर्जी पाकिस्तान गए तो मैं उनके साथ जो डेलीगेशन गया था उस डेलीगेशन के साथ साथ पत्रकारों का जो दल था उसमें मैं शामिल था। और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के वो पत्रकारिता के में वो ऐसे पल थे जब मैंने एक भारतीय लीडर को पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के अधिकारियों से ज्यादा गहरी समझ देखी। और वो खुद सरप्राइज, खुद हैरान थे जब वो तक्षशिला, जिसको टैक्सिला कहा जाता है पाकिस्तान में, तक्षशिला की यात्रा पर गए और उन्होंने वहां पर उसके जो हिस्ट्री के बारे में, उसकी जो पूरा इतिहास का वर्णन किया। तो वहां के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जुड़ी हुई जो टीमें थी, उनके जो अधिकारी थे, वो हैरान रह गए कि प्रणब मुखर्जी को पाकिस्तान के इतिहास के बारे में या कहें कि पाकिस्तान की जो विरासत है उसके बारे में इतनी जानकारी कैसे है। और मैं आपको बताऊं कि संसद में जब प्रणब मुखर्जी बोलते थे तो कई बार तो वो बिना लिखे हुए और संदर्भ देते थे, और जब उनके विरोधी उन संदर्भों को मांग करते थे कि वो सदन में पेश किए जाएं तो अक्षरशः सच निकलते थे वो। और कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी जब तैयारी करते थे तो उनके पास उनका जो याददाश्त थी वो इतनी तेज थी कि उनको पन्ने तक याद होते थे और कि किस पेज में, किस दिन के भाषण में ये रिकॉर्ड में मिलेगा। और एक तरह से अगर हम कहें कि राष्ट्रपति के तौर पर जो उनकी भूमिका रही है उसको भी याद किया जाएगा, वित्त मंत्री के तौर पर उनकी जो भूमिका रहेगी उसको भी याद किया जाएगा, और सदन के वरिष्ठतम नेताओं में से जिस तरह से प्रणब मुखर्जी की भूमिका रही है वो अक्सर याद की जाएगी। क्योंकि प्रणब मुखर्जी एक ऐसे नेता थे जिनके मित्र सभी पार्टियों में थे, और कई बार वो जब नाराज होते थे तो वो गुस्सा उनके चेहरे पर झलकता था। और हमको पत्रकार के तौर पर, चाहे वो वित्त मंत्री रहे हों, चाहे वो देश के विदेश मंत्री के तौर पर रहे हों, हमको अक्सर उनके साथ बैठने का, उनको सुनने का और पत्रकारिता के लिहाज से कुछ मुद्दों को कवर करने का मौका मिला। राष्ट्रपति रहते हुए मर्यादा उनकी थी देश के संविधान के प्रमुख होने के नाते, लेकिन तमाम बदलाव उन्होंने राष्ट्रपति भवन में किए जो अपने आप में एक मिसाल बन चुके हैं। कुछ ऐसे लोगों को राष्ट्रपति भवन में बुलाना जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया हो, एक तरह से उनको इंटर्नशिप कह लें, स्कॉलरशिप कह लें, या उनका एक इनोवेशन कह लें, कि वो राष्ट्रपति भवन को उन्होंने उन लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए जिनको कभी सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो राष्ट्रपति भवन आएंगे और इस तरह से राष्ट्रपति के मेहमान बनकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तो ये एक अपने आप में अनूठी बात थी, और राष्ट्रपति के तौर पर वो बेहद सक्रिय थे, उनको बहुत शौक था। और बहुत खास तौर पर जब खाने पीने की बात आती थी तो प्रणब मुखर्जी बहुत ख्याल रखते थे, विदेशी मेहमान भी जब आते थे तो किस तरह का मेन्यू होगा, किस तरह का खाना परोसा जाएगा उनको, किस तरह से उनकी चॉइस होगी, ये सब चीजें वो बारीकी से नजर रखते थे। और उनके बेटे भी जो है वो सांसद चुने गए थे पश्चिम बंगाल से, और हालांकि उनकी विरासत को आगे ले जाना बहुत सबके बस की बात नहीं, असाधारण नेता थे हिंदुस्तान के, और लंबे समय से अस्वस्थता के बावजूद सब यही उम्मीद कर रहे थे कि प्रणब मुखर्जी कोमा से वापस आए और एक बार फिर स्वस्थ होकर वो देश की सेवा करें। हालांकि ये आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे नेता विरले होते हैं जिन पर कोई भी आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचता है, चाहे उनका विरोधी क्यों ना हो। जी दिलीप जी, कोई भी जब महान शख्सियत, चाहे वो सियासत से जुड़ी हुई है, किसी फील्ड से जुड़ी हुई हो, हमारे बीच नहीं होती है तो बस पीछे रह जाती हैं उनकी जिंदगी से जुड़े हुए किस्से और यादें। जब प्रणब जी की हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है ही वॉज ए ग्रेट थिंकर एंड क्विक डिसीजन मेकर। दिलीप जी, आप तो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले भी हैं, आपने पत्रकार के तौर पर भी काफी कुछ कवर किया है, कई गतिविधियां और उनकी यात्राएं। क्या कुछ खास याद आता है उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ और उनके काम से जुड़ा हुआ? देखिए, प्रणब मुखर्जी को हम कहें तो वर्कोहलिक थे, बहुत ज्यादा काम करते थे। और प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि उनके दुश्मनों की संख्या कम, दोस्तों की संख्या ज्यादा है, और वो ऐसे राजनेता रहे हैं जिनके लिए सबके मन में सम्मान होगा। ये अलग बात है कि आप पार्टी की जो मर्यादा है उसमें रहकर आप एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी का जो व्यक्तित्व है वो इन सब से अलग था कि वो आलोचना और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करें, लेकिन अपनी बात वो मजबूती के साथ रखते थे। हालांकि तकलीफ उनको इस बात की थी कि जब उनको प्रधानमंत्री बनने का समय आया तब वो रेस में अपने जूनियर मनमोहन सिंह से पिछड़ गए, और
राष्ट्रपति जब वो बने तो एक तरह से अगर आप देखें तो एक पॉलिटिकल करियर जो होता है, एक्टिव पॉलिटिकल करियर, वो खत्म हो जाता है। और तस्वीर भी आपने देखी होगी कि प्रधानमंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी के पैर छूना, ये आपने नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर देखी होगी। और नरेंद्र मोदी उनसे काफी राय लेते रहे हैं, चाहे वो विदेश नीति का मसला हो, चाहे आर्थिक मसले हो या और भी राजनीतिक मसले हो। और नरेंद्र मोदी ये भी मानते हैं कि दिल्ली में जो जमने के लिए जो समीकरण चाहिए, जी, जी। जो आपको कहें कि राजनेता के अंदर जो गुण होने चाहिए, उसको समझने का, उसको क्लियर करने का, या उसको कहें कि उसको रास्ता बताने का काम प्रणब मुखर्जी ने किया।